वेलकम टू द वीडियो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट PYQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ टू मासेस m एंड 4m हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी देन रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। तो आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें मैं ऑप्शन नहीं लेके आई, क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं, और जो थ्योरेटिकल होंगे उनका हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट साथ के साथ नोट करेंगे। तो आई होप आप मेरे साथ नोटबुक पेन ज़रूर लेकर बैठे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास दो मासेस दिए हुए हैं m एंड 4m, जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल है, तो हमें उनके मोमेंटम का रेशियो बताना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू p²/2m। उसके बाद यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बनाएं, मोमेंटम का, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो इक्वली दी हुई है हमें, तो इसे तो हमें छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से रिलेशन बनाएंगे मास और मोमेंटम का। तो यहाँ से मैं देखूँ तो p² का जो रिलेशन आएगा वो डायरेक्ट रिलेशन आएगा मास के साथ। तो यहाँ से इज़ इक्वल टू में आ जाएगा आपका ये रिलेशन बन जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगी। देन हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से p1/p2 इज़ इक्वल टू बन जाएगा m1/m2 का रूट। उसके बाद जब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मास हम m1 रख देते हैं m/4m। तो यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1:2। तो ये 1:2 है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोमीटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। तो थर्मोमीटर जो वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? थर्मोमीटर वर्क करता है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ से पहले हम पढ़ते हैं ना ज़ीरोथ लॉ, वही है थर्मोमीटर, उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, efficiency of Carnot engine is 25% if temperature of source is 127 डिग्री सेल्सियस, then what will be the temperature of sink। तो सिंक का टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा? तो देखो हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज़ ईटा इज इक्वल टू होता है 1 - T1/T2। उसके बाद हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है वो हमें टेम्परेचर ऑफ सिंक फाइंड करना है। तो टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना होता है, इसको हम T1 कंसिडर करते हैं, और जो टेम्परेचर ऑफ सोर्स है इसे हम T2 कंसिडर करते हैं। तो T2 की वैल्यू तो हमें गिवन है, कितनी गिवन है हमें T2 की वैल्यू? 127 डिग्री सेल्सियस। तो 127 डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हम एडिशन करेंगे 273 डिग्री सेल्सियस की। इतना क्लियर? देन उसके बाद जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 400 केल्विन। 400 केल्विन बन जाएगा, है ना। उसके बाद हमारे पास सीधा सा एक फॉर्मूला होता है, सीधा सा ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ईटा इज़ इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1 - T1, T1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एंड देन T2 - T1/T1, ये T2 सॉरी, यहाँ पे T2 आएगा। यस, इसको जब हम सॉल्व करते हैं यहाँ से तो हमारे पास T2 की वैल्यू कितनी है? 400। T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 मिनट, हमें यहाँ पे ईटा की वैल्यू भी तो दी हुई है, ये भी तो पुट करनी है हमें। ये हमें देखो 25% दी हुई है, परसेंट से जब हम सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। देन T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 400। T1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और T2 की हमारे पास है ही 400। यहाँ से कितना आ जाएगा? 4। तो जब हम इसे कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो T1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 375 केल्विन। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 375 केल्विन आ जाएगी, और हमें इस केल्विन से किस में कन्वर्ट करना होगा? डिग्री सेल्सियस में। 375 को हमें कन्वर्ट करना होगा डिग्री सेल्सियस में। तो इसमें से हम 273 माइनस कर देंगे। तो जब हम इसमें से 273 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 102 डिग्री सेल्सियस। यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट
आंसर हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर है 102 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन, है ना। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो गाढ़ापन जो होता है। तो हमसे पूछा है इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड के लिए हमसे पूछी गई है। तो जब हमसे लिक्विड के लिए पूछी जाती है तो जो लिक्विड की विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है? डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। अगर यहाँ पे हमसे गैस की पूछी जाती तो गैस की विस्कोसिटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व एंड द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज। तो जो उनकी जो स्लोप होती है उसका रिलेशन हमसे पूछा गया है। तो उनका जो रिलेशन होता है वो होता है, जो एडियाबैटिक की जो स्लोप होती है दैट इज स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज इक्वल टू गामा टाइम ऑफ आइसोथर्मल। ये होती है हमारे पास स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिलेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन फर्नेस इज बेस्ड ऑन। इसका प्रिंसिपल हमें बताना है। तो इंडक्शन फर्नेस किस पे काम करते हैं? देखो, इंडक्शन नाम में ही इंडक्शन है तो इसके नाम में ही छुपाई किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज EMI। किस पे बेस्ड है ये? EMI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मास एंड साइज ऑफ अर्थ बिकम डबल व्हाट इफेक्ट ऑन G। अगर हम मास और साइज को डबल कर देते हैं तो हमारे G पे जो क्या है इफेक्ट पड़ेगा वो हमें बताना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, दैट इज G इज इक्वल टू GM/r²। यही होता है ना। उसके बाद जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास? बताइए कितना बनेगा? जब हम मास और रेडियस जो है उसे स्क्वायर उसका जब हम कर देंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन यहाँ से बनेगा? तो देखो, एक हम मान लेते हैं G', दूसरा हम मान लेते हैं G, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या रिलेशन बन जाएगा? दैट इज G, इसको डबल करना है 2m अपॉन, जब हम इसको डबल करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से? 4r², क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद GM/r², ये r² से r² कैंसिल, GM से GM कैंसिल, एंड देन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा G इज इक्वल टू 2/4 एंड 1। तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा 1/2। तो ये यहाँ से रिलेशन बनेगा G इज इक्वल टू G/2, यानी कि क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, है ना। मास और साइज़ को जब हम क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं तो G क्या हो जाएगा हमारा? हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 bodies of 16 kg and 9 kg are dropped from a height of 36 meter at 25 meter. Find the ratio of time strike the ground। तो जो टाइम का जो रेशियो होगा हमें वो बताना है। देखो, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं दैट इज T इज इक्वल टू होता है 2h/g, यही फॉर्मूला होता है। तो अब हम यहाँ से रिलेशन जब हाइट के साथ इसका बनाएंगे, सॉरी ये रूट के अंदर होता है 2h/g, हाँ। तो जब हम इसका h के साथ रिलेशन बनाएंगे तो यहाँ से बनेगा T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h, ये बनेगा। तो बस इसको सॉल्व करना है हमें। T1/T2 इज इक्वल टू रूट के अंदर h1/h2, ठीक है। तो h1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? रूट के अंदर 25/36। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से? 5/6, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25, एट 6 का 36। सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है एक आइडियल वोल्टमीटर की? तो आइडियल जो वोल्टमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो होती है हमारे पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस उसकी होती है। अगर हमसे यहाँ पे पूछ लेता एमीटर की, तो एमीटर की कितनी होती है? 0। आइडियल एमीटर की जो
रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ डिप एट अर्थ पोल इज़, अर्थ के पोल पे जो एंगल ऑफ डिप है उसकी वैल्यू क्या होती है, यानी उस एंगल की वैल्यू कितनी होती है। तो एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील वेटलेसनेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज़। देखो कोई मैन है एक सैटेलाइट के अंदर, जब वो है तो उसे वेटलेसनेस क्यों फील होती है, क्यों फील होती है उसे वेटलेसनेस, क्योंकि वहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नहीं होता है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है, फोर्स ड्यू टू अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ है जो है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 है। इसीलिए तो हम आराम से वहाँ पे क्या करते हैं, मतलब आसमान में हम उड़ते से नज़र आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि जो है वहाँ पे ग्रेविटी नहीं लगती। ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे लग सकती है बाहर स्पेस में, इसीलिए हम आराम से फ्लोट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूल यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। बताइए क्या था, बहुत कॉमन नेम है ये तो, दैट इज़ यूरेनियम 235, ये यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बॉल पेन किस पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन क्या है, ये आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे पूरा जाके, ये सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रैक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लड इज कॉल्ड, द फ्रैक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लड, तो इसे क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स, इसे क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर टू द होलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। तो देखो सबकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वैल्यू होती है सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर के लिए क्या होती है, ये आपको अगर पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है पता होनी चाहिए। तो उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ 2/5 m, ये 5 है, 2/5 mr²। उसके बाद जो स्फीयर है हमारे पास, उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है वो होती है 2/3 mr²। तो यहाँ पे mr² से mr² कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड ये 3 ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 3:5, ये करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, हमारा जो एग्ज़ाम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये वाले पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू याद करनी है और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोपलर इफेक्ट इज़ अप्लाई ऑन, जो डोपलर इफेक्ट है वो हमारा किस पे काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा साउंड एंड लाइट वेव्स। यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि जो डोपलर इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव्स के लिए होता है। तो ये कन्फ्यूजन अपनी क्लियर कर लो प्लीज़, क्योंकि ये साउंड और लाइट वेव्स दोनों के लिए ही अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसका रिलेशन हमें बताना है। तो इसके लिए आप छोटी सी ट्रिक याद करोगे RAM इससे। तो VRMS सबसे ज़्यादा, देन V एवरेज, देन उसके बाद V मोस्ट प्रोबेबल, बस ये याद कर लो, VRMS, V एवरेज, VMP, इसी से ही हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेज ड्यू टू विच ग्रीन हाउस इफेक्ट अकर, तो किसकी वजह से होता है ये, इंफ्रारेड की वजह से। कौन सी रेज होती है हमारे पास, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेज को हम क्या बोलते हैं, हीट वेव्स बोलते हैं। हीट वेव्स क्यों बोला जाता है इन्हें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें यूज़ किया जाता है मस्कुलर पेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी? तो मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों होती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी मेटल के अंदर वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। अगर हमसे पूछ लेता एयर के लिए वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो वो कितनी होती है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्राफ बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रिक्वेंसी इज, फ्रिक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच में ग्राफ क्या बनेगा? तो देखो जो फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज एक्सएल इज इक्वल टू 2πμL, है ना। तो यहाँ से जो रिलेशन बनेगा हमारे साथ वो कैसा बनेगा? एक्सएल का जो रिलेशन बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा फ्रिक्वेंसी के साथ। तो इस वाले कंडीशन में हमारा क्या ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो आज हम अप्रॉक्स 20 MCQ डिस्कस कर चुके हैं फिज़िक्स के। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।